नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय है भारतीय मिट्टी। साथियों, भारतीय मिट्टी को मृदा के नाम से भी जाना जाता है और मृदा या मिट्टी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। सोलम का अर्थ होता है फर्श। सोलम से ही सोल बना। सोल माने मिट्टी, इंग्लिश में सोल, हिंदी में मिट्टी। तो साथियों, ये अगर फर्श या मिट्टी की बात करें तो पृथ्वी का ये वाला तल, ये तल जहां हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं या अपनी अन्य क्रियाएं करते हैं, ये हमारा मिट्टी की एक परत होती है। ये मिट्टी होती है, ये वाली, ये मिट्टी की परत होती है जो पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है। साथियों, मिट्टी सैल चूर्ण का मिश्रण होती है, सैल चूर्ण से बनी होती है। लेकिन जो सैल चूर्ण होते हैं वो सैल चूर्ण जो होते हैं जिससे मिट्टी बनी हुई होती है, उसका वो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। उसमें हम किसी भी चीज को, किसी भी फसल को उगा नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर सैल मीन्स पत्थर, कंकड़ इत्यादि का चूर्ण होती है। चूर्ण, सैल चूर्ण, जिसे चूर्ण, सैलों का चूर्ण। सैलों का, जैसे नदियां पहाड़ों से चलती है ना, ये नदियां ये यहां से पहाड़ों से निकलती है तो अपने साथ विशाल पत्थरों को काटकर उनका विखंडन करके उन्हें बारीक कर देती है, और बारीक करके वो पत्थर के कंकड़ के रूप में मिलते हैं, और उन्हीं पत्थर कंकड़ से हमारा चूर्ण बनता है, जो पत्थरों का या कंकड़ों का चूर्ण होता है। तो सैल चूर्ण से मिलकर के बनी होती है, जो अनउपजाऊ मिट्टी होती है। साथ ही इसके साथ जीवाश्म मिलते हैं। जीवाश्म क्या होते हैं? कहते हैं इन्हें जो जीव जंतु मर जाते हैं, उनके जो अवशेष बचते हैं उन्हें ये जीवाश्म कहते हैं, जीवों के आश्म। साथ में जो वनस्पति जो पेड़ों के पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं, कोई तूफान आया, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं, वो गिर जाते हैं, वो मिट्टी में दब जाते हैं, तो वो जीवों के आश्म कहलाते हैं। तीसरा, मलबा इन्हीं का एक रूपांतरित रूप होता है। जीव जंतुओं के जो अवशेष है उनका, और वनस्पति जो खराब हो जाती है, जो पेड़ों से गिर जाती है, उन्हीं का जो रूप होता है मलबे के रूप में दब जाता है, जो विखंडन, पत्थरों के विखंडन से या जीवों के जंतुओं के मलबे से बना हुआ होता है। तो ये मलबा, इन तीनों को मिलाकर के एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। उपजाऊ मिट्टी, जिसे हम उर्वरक मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे तीनों चीजों से ये एक मिट्टी का निर्माण होता है। साथियों, मिट्टी वही कहलाई जाती है कि जिसमें पौधे उगाने की क्षमता हो, अन्यथा वो अनउपजाऊ मिट्टी कहलाती है। उपजाऊ मिट्टी वह है जिसमें पौधे उगाने की क्षमता अधिक हो, पौधे उसमें उग सकते हो। तो ये मिट्टी हमारी इस प्रकार है। साथियों, मिट्टी
हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा एक जीवन का आधार है। क्यों? क्योंकि हम इस मिट्टी में ही हम अपने जो खाद्यान्न फसलें हैं वो उत्पन्न करते हैं। उन्हें बीज को बोते हैं मिट्टी में और वो हमें खाद्यान्न के रूप में प्राप्त होता है। या ये कह दीजिए जो हमारा कपास है, कपास भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होता है, क्योंकि कपास के पेड़ जो फसल है वो मिट्टी में ही उगाई जाती है, जिससे हमें कॉटन मिलता है। तो साथ ही जो कॉटन है, जो कॉटन का धागा है या कॉटन है, हमें कपास से प्राप्त होती है और कॉटन हमारे कपड़े बनाने के काम आती है। साथियों, हम एक चाय या कॉफी पीते हैं, ये भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। चाय या कॉफी भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है। हम अगर दलहन की बात करें, दलहन या तिलहन, ये भी हमें मिट्टी से ही प्राप्त होती है, क्योंकि इनकी भी खेती हमारी मिट्टी में की जाती है। तो साथियों, मिट्टी लाखों वर्षों में बनकर के तैयार हुई, तब जाकर के हम उस पे अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। भारतीय मिट्टी को वैज्ञानिकों ने 8 प्रकारों में बांटा है। तो मिट्टी के प्रकार, जैसे नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 इसी के साथ नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 और नंबर 8 है आपका पीट मिट्टी, जिसे हम जैविक मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जैविक मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी मिट्टियों के प्रकार हैं, जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इन्हें भारतीय भौगोलिक स्थिति के आधार पर, भारत की स्थिति के आधार पर, क्योंकि भारत के अंदर कहीं ऊंचे पर्वत है तो कहीं नीचे मैदानी क्षेत्र है, तो कहीं पठारी भाग है, तो इसके आधार पर भारतीय वैज्ञानिकों ने मिट्टी को 8 प्रकारों में बांटा है, जो पूरे भारत की मिट्टियों के बारे में ये जानकारी दे देते हैं। बात करते हैं नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई काप मिट्टी होती है, जो जब मैदानी भागों में जल का लोड थम जाता है तो ये काप मिट्टी बन जाती है। काप, इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 जो नई मिट्टी होती है, नई मिट्टी, और पुरानी मिट्टी, ये 2 भागों में बढ़ जाती है काप मिट्टी। नई मिट्टी क्या होती है? जो नदियां अपने उफान पर होती है
उफान आने के बाद जब अपने बाढ़ बाढ़ आती है नदियों के अंदर, तो नदियां जब शांत हो जाती है या वो बाढ़ खत्म हो जाती है, तो ये काप मिट्टी, एक चिकनी भुरभुरी सी मिट्टी होती है। जब हम अगर नदी के किनारे जाते हैं तो वो जब हम पैर के देखते हैं उसमें, तो वो एक तरह से दलदली मिट्टी होती है और उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन वो बारीक बहुत होती है, महीन मिट्टी होती है, उसे हम काप बोलते हैं। काप या पांग बोल देते हैं गांव की भाषा में, पांग या काप की। तो ये मिट्टी हमारी नई मिट्टी होती है, और नई मिट्टी जब होती है तो ये हमारी खादर की मिट्टी भी कहलाती है, खादर मिट्टी। तो ये खादर की मिट्टी होती है क्योंकि ये नई मिट्टी होती है। तो साथ में जब ये नई मिट्टी पुरानी हो जाती है, पुरानी मिट्टी हो जाती है, तो ये हमारी बांगर की मिट्टी कहलाती है। बांगर मीन्स नगरों का क्षेत्र, क्योंकि बाढ़ जो जितने भी गांव हैं हमारे नदियों के किनारे बसे हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे बांगर है या जो शहरी क्षेत्र है वो नदियों के किनारे से दूर है। तो ये हमारी बांगर की मिट्टी कहलाती है। तो ये दो रूपों में हमारे बढ़ जाती है। इस मिट्टी के अंदर थोड़ी सी पानी धारण करने की क्षमता या उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये हमारी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जल की मिट्टी कहलाती है, जलोढ़। इस मिट्टी के अंदर हम गेहूं, चावल, जौ, बाजरा, मक्का इत्यादि उगा सकते हैं। इस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, बाकी सभी तत्व इसके अंदर, सभी पदार्थ इसके अंदर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, जो हमें हमारी मिट्टी को आवश्यकता होती है एक फसल को उगाने के लिए। साथियों, इस फसल के अंदर हम रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, तीनों फसलें उगाते हैं। ये हमारी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो आगे चित्र दिया गया है, एक सारणी दी गई है, उससे भी हम समझ सकते हैं। नंबर 2, काली मिट्टी। देखिए नाम से ही मालूम पड़ रहा है काली, तो काली कैसी होगी कि मिट्टी का रंग काला होगा। मिट्टी का रंग कैसा होगा? काला। मिट्टी का रंग काला। काला किस लिए हुआ भाई? हमने यहां पर तो बड़ी अपनी काप की मिट्टी जो हल्की भुरभुरी मिट्टी थी, लेकिन ये काली मिट्टी कहां से आ गई? तो काली मिट्टी जो हमारी ज्वालामुखी क्रिया होती है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी का एक क्रेटर होता है, यहां लावा या मैग्मा ज्वालामुखी के अंदर होता है, और जब ये ज्वालामुखी दधकता है, ये गैस के रूप में होता है, यहाँ पर गैस। तो जब ये लावा इस ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा ये बाहर आता है, तो बहाकर ये क्रेटर के माध्यम से जब बाहर आता है, तो ये यहाँ पर कुछ चट्टानों का निर्माण कर देता है, जैसे ग्रेनाइट की चट्टान, ग्रेनाइट या बॉक्साइट की चट्टान। तो ये चट्टानों का निर्माण हो जाता है। इसी के टूट फूट के विखंडन करने क्रिया के द्वारा हमारी काली मिट्टी का निर्माण होता है, क्योंकि इसी का ये एक अवशेष होता है काली मिट्टी। क्योंकि साथियों, मैंने पहले बता दिया आपको कि जो मिट्टी है वो हमारी सैल चूर्ण का एक मिश्रण है, सैल चूर्ण के रूप में हमें प्राप्त हुई थी, जिसके अंदर हमारे अवशेष मिले, जीवाश्म मिले, जीवों के अश्म मिले, वनस्पतियां, सड़ी गली वनस्पतियां मिली, तब जाकर के एक उर्वरक मिट्टी मिली। तो काली मिट्टी के अंदर भी ये सैल चूर्ण वगैरह मिले, क्योंकि ये ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई होती है। तो ये हमारी उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी गई। लेकिन ये भारत के कुछ ही क्षेत्र में है, जैसे मैं कह दूं दक्कन का पठार। साथियों, जब हम पठार पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानकारी लेंगे कि पठार कितने प्रकार के होते हैं, भारत के किस क्षेत्र में पठार मिलते हैं और किस क्षेत्र में नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें इन पठार के माध्यम से पता लग जाएगी। फिर भी देखिए, जो दक्कन का पठार है, जिसके अंदर महाराष्ट्र,
संपूर्ण महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का, या ये कह लीजिए दक्षिणी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग। इसके अंदर हमारा थोड़ा कर्नाटक भी आ जाता है और गोवा भी आ जाता है। ये सब चीज थोड़ा सा क्षेत्र है जो दक्कन के पठार के नाम से जाना जाता है। तो ये दक्कन के पठार में ये हमारी काली मिट्टी पाई जाती है जो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा बनती है। यह मिट्टी या इस मिट्टी के अंदर हम कपास अच्छे से उगा सकते हैं। कपास, ये कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, इसलिए कपास की मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है कि भारत में कपास की मिट्टी कहां पर पाई जाती है। तो साथियों ये हम कह सकते हैं महाराष्ट्र। इस मिट्टी के अंदर भी हम कपास की मिट्टी, काली मिट्टी के अंदर भी हम गेहूं, गन्ना, चावल इत्यादि फसलें भी आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन कपास की खेती इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मिट्टी कपास के लिए ही बनी है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी नाम से ही मालूम है कि लाल, लाल शब्द आ रहा है इसमें लाल। तो लाल जो बनता है वो हमारी लौह अयस्क, लौह अयस्क के तत्व पाए जाते हैं इसके अंदर, लौह अयस्क। तो लौह अयस्क जब ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो ये हम अपना रंग छोड़ करके ईंट के रंग के समान लाल हो जाते हैं। ईंट के रंग, ईंट का रंग लाल, ये लाल रंग के समान हो जाते हैं और ये लाल मिट्टी के रूप में दिखाई देते हैं। लाल मिट्टी कर्नाटक, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर पठार इत्यादि स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। इसके अंदर हम मोटे अनाज, मोटे अनाज उगा सकते हैं। जिसके अंदर मोटे अनाज क्या होते हैं, जिसमें हमारा ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि इसके अंदर हम आसानी से उगा सकते हैं। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी। तो साथियों लैटेराइट मिट्टी यह भी लाल मिट्टी का ही दूसरा रूप होता है। लाल मिट्टी का दूसरा रूप होता है। इस मिट्टी के अंदर भी लौह ऑक्साइड वगैरह मिलते हैं, पाए जाते हैं। और यह मिट्टी हमारे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय इत्यादि जगहों पर ये मिट्टी मिलती है। और यह मिट्टी हमारे, ये भी मिट्टी मोटे अनाज के लिए हमारी जानी जाती है। इसके अंदर भी हम जो फसलें हैं वो मोटे अनाज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर भी चावल वगैरह, गेहूं इत्यादि भी उगाते हैं। तो ये मिट्टी भी हमारी लैटेराइट मिट्टी भारत के अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट है इसकी मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय है, तो भारत में मरुस्थल साथियों कहां पर पाया जाता है ये आपको बताना है कि मरुस्थल हमारे भारत में। देखिए साथियों, जब हम भारत में, ये राजस्थान है, अगर भारत के नक्शे में देखें तो ये राजस्थान है, क्योंकि इस तरीके से यहां गुजरात आ जाता है और इसके ऊपर ये महाराष्ट्र, राजस्थान,
यहाँ महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र आ जाता है, ये राजस्थान है, तो इसके ऊपर हमारे पंजाब है, और यहां हमारा हरियाणा और दिल्ली। देखिए थोड़ा सा नक्शे में भी हमें जानकारी रखनी चाहिए कि नक्शे में कहां पर क्या चीजें पाई जाती हैं। तो ये मरुस्थलीय मिट्टी, ये हमारी अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो भागों में बांटती है, पूर्वी राजस्थान और ये होता है हमारा पश्चिमी राजस्थान। तो देखिए पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, जब हम पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर राजस्थान में अनेक नदियां अपना स्थान रखती हैं। नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है वो उपजाऊ मिट्टी है, वो अपना स्थान रखते हैं, उसमें अनेक प्रकार की फसलें उगाते हैं। ये हमारा तराई क्षेत्र है, इसे हम तराई क्षेत्र के रूप में भी देख सकते हैं, तराई क्षेत्र। लेकिन साथियों जब हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में हमारा यहाँ थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल, मरु मतलब मरी हुई, स्थल मीन्स भूमि, मरी हुई भूमि, इसीलिए मरुस्थल। तो मरुस्थल जो हमारा ये थार का क्या है, ये रेत का, एक मोटे रेत का, जिसके अंदर हम कोई भी अनाज आसानी से नहीं उगा सकते, वो क्या है कि वो हमारे रेत का जो ढेर है, रेत का जो मैदान है, वो हमारे थार के मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और ये थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में है, गुजरात में है, कुछ हिस्सा इसका हरियाणा में है और कुछ हिस्सा इसका दक्षिणी पंजाब में भी है। तो ये क्षेत्र हमारा क्या है, ये मरुस्थलीय मिट्टी के रूप में जाना जाता है। इस मिट्टी के अंदर पानी सोखने की क्षमता अधिक होती है, इसे पानी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, और ये हमारे पानी को अगर हमने इसमें नदियां भी चला दी तब भी ऐसा लगेगा कि ये सूखी है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। इसके अंदर फसल उगाना बहुत कठिन है क्योंकि ये मिट्टी पानी अधिक चाहती है। इस मिट्टी के अंदर भी हम ज्यादातर मोटे अनाज उगाते हैं, मोटे अनाज जिसके अंदर हमारे हैं दलहन है, तिलहन है, मक्का इत्यादि, ये सारी फसलें हम इसमें उगाते हैं। इसके अंदर हम गेहूं भी उगाते हैं, वैसे तो गेहूं, लेकिन ये मिट्टी पानी अधिक चाहती है। तो ये हमारी मरुस्थलीय मिट्टी है, कहां पर है, दक्षिणी पंजाब, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र, रण के कच्छ के बराबर में। जो कच्छ का रण है हमारा जो राजस्थान में है, इसके ठीक थोड़ा सा ऊपर ये मिट्टी पाई जाती है। यही थार का जो मरुस्थल है वो पाकिस्तान की सीमा में भी आया हुआ है। यही थार का मरुस्थल हमारे पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान हमारा देश है उस सीमा से भी लगा हुआ है, क्योंकि दोनों जगह ये थार का मरुस्थल पाया जाता है और इसी पे ये बॉर्डर भी बना हुआ है, जिसके ऊपर अक्सर भारत की और पाकिस्तान के युद्ध भी होते रहते हैं अपना अपना हक जताने के लिए। नेक्स्ट है लवणीय मिट्टी। तो साथियों अभी हमने मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ी जिसका एक रूप होता है लवणीय मिट्टी, जिसके अंदर लवण अधिक पाए जाते हैं, लवण की मात्रा अधिक हो, लवण अधिक हो। लवण क्या होते हैं, लवण जो नमकीन, इसे हम नमकीन मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, नमकीन। ये नमकीन मिट्टी कहां पाई जाती है, जो हमारे मरुस्थल है, जो मरुस्थल है उसके अंदर तालाब बने हुए होते हैं, जगह जगह सरोवर, तालाब, कोई चकोर होता है, कोई गोल टाइप में होता है, जैसे जिसमें हम बोल देते हैं सांभर झील, डिडवाना झील इत्यादि।
बहुत सारी झीलें हैं राजस्थान के अंदर। तो ये सामा झील या डिंडवाना झील क्या है, ये लवणीय मिट्टी के रूप में पाई जाती है, क्योंकि इन झीलों के आसपास की जो मिट्टी होती है वो लवण के रूप में होती है। इनके अंदर नमक धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नमक धारण करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। तो साथियों, जो पर्वतीय मिट्टी है, नाम से भी जाना जाता है कि पर्वत। तो पर्वत भारत के, या तो अगर भारत की बात करें तो भारत के उत्तर में जहां हमारा हिमालय, इसका पूर्व जहां हमारा असम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि जगह आती है, और भारत का दक्षिण जहां हमारा पठार, ये पठार हो गए। पठार का मतलब जहां छोटी छोटी पहाड़ियां हो। लेकिन ये पर्वत हमारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो हमारे इस तरीके से पाए जाते हैं भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जो पाए जाते हैं, ये हमारे पर्वत पाए जाते हैं। जो हमारे इन पर्वतों पर क्या है, इन्हें पर्वतीय मिट्टी या वनों की मिट्टी भी बोलते हैं। वन और पर्वत, क्योंकि जितने भी हमारे कोणदार वन हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत पेड़ हो, जो हमारे हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसकी मिट्टी में वनों की अधिकता होती है। बड़े बड़े लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं जो वन के रूप में होते हैं। ये हमारे हिमालय से लेकर के या जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक होते हैं फैले हुए, जिसके अंदर हमारे हिमाचल प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, हमारा सिक्किम भी आता है, और हमारा असम आता है, और असम के ऊपर हमारा अरुणाचल प्रदेश भी होता है। और यहाँ से जब हम नीचे आ जाते हैं, यहीं से जब हम नीचे आते हैं तो हमारा इसमें नागालैंड भी पड़ता है, मणिपुर भी पड़ता है, और मिजोरम भी पड़ता है, क्योंकि ये सब हिमालय का ही एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है सारा हमारा ये, जिसके अंदर हमारा मेघालय भी है। तो इन सब जगह पर क्या है, ये हमारे जो चाय की खेती है इन्हीं जगहों पर सबसे ज्यादा होती है। और यही मतलब जो स्थान है, या ये जो मिट्टी है हमारी पर्वतीय मिट्टी, या इन्हें वनों की मिट्टी बोलते हैं, तो इसके अंदर वन भी उत्पन्न आसानी से हो जाते हैं। साथियों, ये हमारी पर्वतीय मिट्टी है। मैंने बताया ये जम्मू कश्मीर से लेकर के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपका सिक्किम, और साथ में लिख देता हूं, चलिए, हिमाचल, उत्तराखंड, यहां हमारा नेपाल आ जाता है, नेपाल देश, नेपाल से लगा हुआ यहां हमारा सिक्किम, सिक्किम के बराबर में यहीं एक लंबी सी पट्टी इस तरीके से घूम जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के रूप में होती है, और अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर असम है, असम के नीचे यहाँ मेघालय है। ये सब चीजें क्या है, अपने अपने स्थान पर है। यहाँ नागालैंड है। ये हमारा सारा क्या है, ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें हमारे चाय के बागान, चाय की खेती, कॉफी की खेती आराम से हो जाती है। ये मिट्टी, क्योंकि ढाल होता है इसके अंदर, और चाय की खेती के लिए ढलवा मिट्टी की आवश्यकता होता है, ढलान वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, ढलान वाला क्षेत्र होता है चाय की खेती के लिए। क्योंकि जो वर्षा होती है, ये वर्षा चाय की खेती के लिए नुकसानदेह होगी। अगर चाय के खेतों में पानी भर जाए तो वो पेड़ नहीं उग पाता। इसलिए इस चाय की खेती को केवल पहाड़ी क्षेत्र में करते हैं कि वर्षा गिरी और फिसल करके नीचे चली गई, तो इनकी जड़ों को उतना ही पानी मिल पाता है जितनी इनकी आवश्यकता होती है, बाकी सब पानी नीचे अपना बह जाता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारी पर्वतीय मिट्टी या वनों की मिट्टी कहलाती है। पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी। जैविक मिट्टी
जीवों की मिट्टी होती है जैविक, मतलब अगर हम बात करें इसे जीव प्लस इनके अवशेष, इससे जब ये दब जाते हैं मलबा बन जाते हैं, मलबा बनने के बाद ये एक मिट्टी के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, जिसके अंदर हम जैसे केचुए, कीड़े इत्यादि इसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जैविक मिट्टी के रूप में होती है, ये खाद के रूप में भी काम करती है हमारी मिट्टी। तो साथियों, ये हमारी मिट्टियों का एक वर्गीकरण था। इस मिट्टी को अगर हम देखें तो एक चार्ट के माध्यम से भी, इस चार्ट के माध्यम से भी इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ये एक चार्ट है जिसके अंदर हमारा कुछ महत्वपूर्ण मिट्टियां जैसे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, ये सारी मिट्टियां हमारी इसमें, इसके अंदर क्षेत्र, प्रमुख फसलें, पोषक तत्व या पोषक तत्वों का अभाव, इसमें सारी चीजें इस चार्ट में दी गई है। आप इस चार्ट को भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये आज का चैप्टर था भारतीय मृदा।